मैं ये नहीं मानता कि जो इस्लाम धर्म में ये कहा जाता है कि कुरान जो आकाश से आया है, ये मेरा मानना है कि ये गलत है, ये गलत सिखाया जाता है। गौतम बुद्ध को भगवान बनाकर रख दिया गया, जो कि गौतम बुद्ध शायद खुद भी नहीं चाहते होंगे कि भगवान बने, लेकिन दलितों ने भगवान बना दिया। कुछ बच्चों ने मुझसे ये कहा कि यदि आप सरस्वती पूजा नहीं मानते हैं या भगवान नहीं मानते तो क्या आप मूर्ति विसर्जित करके दिखाएंगे। मैं ये साबित करने के लिए कि मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, ये साबित करने के लिए क्लास 7-8 की घटना है, मैं गया और इस प्रकरण को मैंने अंजाम दिया। जैसे कि मेरे हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे, चमार करके गाली देते थे। दोस्तों नमस्कार, नेशनल हिल्स मीडिया पर आपका स्वागत है। आज चर्चा की जाएगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम जी के साथ। डॉक्टर विक्रम जी पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने आरोप लगाया है कि वह विश्वविद्यालय को बदनाम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को बदनाम कर रहे हैं। तो डॉक्टर विक्रम जी से ही समझते हैं क्या मामला है, क्या विवाद है और विश्वविद्यालय ने क्यों यह आरोप लगाया है। डॉक्टर विक्रम जी, आपका नेशनल न्यूज़ पर स्वागत है। क्या मामला है और क्यों इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने आप पर आरोप लगाया कि आप विश्वविद्यालय को बदनाम कर रहे हैं, यहाँ के शिक्षकों को बदनाम कर रहे हैं, क्या मामला है, थोड़ा ब्रीफ कर दें। सबसे पहले सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया है अपने चैनल में अपनी बात रखने के लिए। ये जो विश्वविद्यालय ने आरोप लगाया है कि मैं यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आरोप सरासर गलत है। बल्कि आप इस तरह से देखिए कि मैं यूनिवर्सिटी, चूँकि ये यूनिवर्सिटी मेरी है, मेरी जिम्मेदारी है, ये देश हमारा है, हमारी जिम्मेदारी है, और एक इंटेलेक्चुअल्स होने के नाते, एक प्रोफेसर होने के नाते एक मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यूनिवर्सिटीज़ को हम कितनी अच्छी जगह पर ले जाएं। हर वाइस चांसलर का ये सपना होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत आगे जाए, और एक टीचर का भी यही सपना होता है। मेरा भी यही सपना था। जेएनयू से पढ़ के आने के बाद ये मेरा सपना था कि हम अपने जहाँ भी ज्वाइनिंग करेंगे उसको आगे ले जाएंगे। तो मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च के से रिलेटेड समस्याएं थी उसको उठाया, जो जातिगत आधार पर समस्याएं थी उसको आधार पर उठाया, जो जेंडर की समस्याएं थी उसको उठाया, जो निचले स्तर पर जो एस्टैब्लिशमेंट की समस्या थी उसको उठाया। अब इन समस्याओं को अगर सोल्व कर दिया जाए सर, तो हमारी यूनिवर्सिटी अपने पुराने ज़मानों को प्राप्त कर सकती है, या मेरी इस आइडियाज़ को अगर कहीं पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो न केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे भारत की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की समस्याएं हैं, अगर वो सॉल्व हो जाती हैं तो समस्या समाधान हो जाएगी। समस्या जो मैंने उठाया, पहला मैंने समस्या उठाने का ये प्रयास किया था कि सर, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली ये अखबार में आया है, उसका मुद्दा ये था कि मैंने 26 महीना पहले एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में मैंने कहा था कि एक जो पत्रकार महोदय थे उन्होंने कहा कि किस आधार पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या सबके यहाँ पे जातिगत बातें होती हैं। तो मैंने उनसे बताया था, कई रूप बताया था। मैंने ये बताया था कि देखिए, डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर सीनियर्स को लेकर समस्याएं होती हैं। कई बार जूनियर अच्छा काम करते हैं, सीनियर्स को अच्छा नहीं लगता। हम लोग इस पक्ष पर भी आएंगे। ये विश्वविद्यालय ने जो आप पर आरोप लगाया है, उस आरोप को लगाते हुए उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिखा है जी। तो आपने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में क्या शिकायत की थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने यह आरोप या पत्र लिखा है, और विश्वविद्यालय ने क्या आपसे भी कुछ इस बारे में जवाब सवाल किया है क्या? जी, मैंने बताया सर, 26 महीना पहले विश्वविद्यालय ने मुझे एक टीवी चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया था कि कई बार जाति के आधार पर बच्चे शिकायत करते थे आकर हमसे, और कई बार कई प्रोफेसर्स भी ये बात कहते थे। तो मैंने ये बात टीवी चैनल पे कह दी कि कई बार जातिगत आधार पर नंबर दिए जाते हैं। इसी मुद्दे को तब तत्कालीन समय में यूनिवर्सिटी ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। अभी 8 दिसंबर को इस मुद्दे को आधार बना करके कि आपने चूँकि ये कहा है कि जातिगत आधार पर नंबर दिए जाते हैं, तो आप मुझे प्रमाण दीजिए। यदि आप प्रमाण नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस आधार को, चूँकि अब जिन बच्चों से मैंने बात की, कुछ लोगों से बात की, वो कहते तो हैं कि नंबर दिया जाता है, लेकिन वो खुलकर सामने आने से कतराते हैं। लिहाजा मैं अपने बचाव के लिए या इस समस्या को रखने के लिए एससी कमीशन गया।
इसी कमीशन ने यूनिवर्सिटी को 2 बार शो को नोटिस दिया कि आप विक्रम के मामले में मुझे बताएं। अभी तीसरे शो को नोटिस पे यूनिवर्सिटी ने, दूसरे शो को नोटिस पे यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया। जो मैंने उनको यूनिवर्सिटी को उससे मैं कह रहा हूँ, एलिगेशन नहीं, एक रिक्वेस्ट के रूप में मैंने ये कहा कि जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से हमारे साथ कुछ न कुछ घटनाएं ऐसे होते जा रही हैं जिसके लिए यूनिवर्सिटी को इस पर समाधान करना चाहिए। हाल की जो घटना थी कि जातिगत आधार पे, तो मैंने ये बात कमीशन से कही कि देखिए ये भी एक शो को नोटिस दिया गया है, जबकि यूनिवर्सिटी को कमीशन के बीच की ये बात थी। यूनिवर्सिटी और कमीशन को सुलझा लेना चाहिए। मुझसे मांगा जा रहा है, अगर मुझसे मांगा जा रहा है तो अगर मैं एक आरोप लगा रहा हूँ सर किसी के हमारे समाज में, तो एक बात यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए कि विक्रम हमारे यूनिवर्सिटी की भले के लिए बात करें या किस लिए बात करें, एक बार उनकी बात तो सुन लेनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ने हमें बुलाया नहीं और एविडेंस डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, एविडेंस मांग रहे हैं कि जातिगत आधार पर अगर नंबर दिए जाते हैं तो आप मुझे एविडेंस दीजिए। आपने जो आरोप लगाया उसमें कुछ गंभीर बातें भी हैं, जिसमें एक आपने जेंडर आधारित पक्षपात का आरोप लगाया। हाँ, बिल्कुल। आपने रंग भेद का आरोप लगाया, आपने जाति भेद का आरोप लगाया। अपनी बात को कैसे साबित करेंगे? जो विश्वविद्यालय ने आपसे जवाब मांगा, सवाल पूछा, तो अपनी बात को कैसे साबित करेंगे, कैसे प्रमाणित करेंगे कि यहाँ रंग भेद, जाति भेद या जेंडर आधारित पक्षपात किया जाता है? शिक्षक उसके आधार पर नंबर देते हैं या बच्चों के साथ भेदभाव या शिक्षकों के साथ भेदभाव करते हैं विश्वविद्यालय परिसर में? ऐसा होता कैसे साबित करेंगे? मैं सर इसके लिए मैंने कई अभियान चलाए, पोस्ट कार्ड अभियान चलाए। पोस्ट कार्ड अभियान के दौरान कई बच्चों ने खुलकर ये बात लिखा है कि हमारे साथ जाति के आधार पर नंबर दिए गए हैं, खुलकर लिखा है, और ये पोस्ट कार्ड मैंने कमीशंस को भी भेजे हैं। दूसरा आरोप का जो साबित करने का तरीका ये है कि कमीशन ये चाहे, क्योंकि पहले कमीशन ऐसा किया है, एसके थोरट कमेटी, एसके थोरट से जो पहले यूजीसी के चेयरमैन थे, उन्होंने एम्स हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली के लिए एक कमेटी गठित हुई। उस कमेटी ने ये पाया कि ठीक है, जातिगत आधार पर वहाँ पे डॉक्टरों में भेदभाव होता है। तो और इसी तरह से एक कमेटी बालचंद्र मुंगेकर के नेतृत्व में, जो पूर्व मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद, उनके नेतृत्व में, और पीएल पूनिया साहब जो कमीशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक कमेटी गठित की सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए। और कमेटी ने यह पाया था कि हाँ, जातिगत आधार पर नंबर सफदरजंग हॉस्पिटल में दिए गए थे। मेरा भी ऐसे ही मानना है कि सर एक कमेटी गठित हो जानी चाहिए ताकि मैं भी उसमें ना आऊँ, यूनिवर्सिटी भी जान ले कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। वो कमेटी भारत सरकार गठित करे या यूनिवर्सिटी गठित करे, लेकिन यूनिवर्सिटी बाहर के लोगों के माध्यम से कमेटी गठित जो निष्पक्ष करे। तो अगर ये कमेटी गठित हो जाएगी तो ये बात साबित हो जाएगी कि सच्चाई क्या है। मैं चाहता हूँ कि कमेटी गठित हो। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, उसमें कई अन्य मुद्दे भी जुड़े। जी। एक आप पर आरोप इस बात का लगा कि आपने किसी सेमिनार में लेक्चर के दौरान यह कहा कि हमने हिंदू देवता, जो हिंदू धर्म के देवता हैं, उन पर पेशाब किया, उनकी जो प्रतिमा थी उस पर पेशाब किया और उसे कुछ नहीं होता है। ये क्या मामला है? क्या आपने ऐसा कहा, और कहा तो क्या संदर्भ क्या था? क्यों ये बात क्यों आई लेक्चर के दौरान? सर, जैसे कि इतिहास में ये देखा जाता है कि कई बार बहुत र्यूमर का बहुत हाथ होता है। इतिहास में पढ़ाते पढ़ाते मैं कई बार कहता हूँ, बहुत से प्रोफेसर्स जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मार्क ब्लॉक, चाहे आरजी कॉलिंगवुड, कहते हैं कि र्यूमर का बहुत हाथ होता है। मेरे इस लेक्चर के दौरान मुझे बहुत मिसअंडरस्टूड समझा गया। मैं किसी देवी देवता का अपमान नहीं कर रहा हूँ। मुझे किसी देवी देवताओं से अपमान करने की, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ट्रेनिंग दी नहीं गई है। मुझे लगता है कि आपके देवी देवता आप मानिए, और अगर मुझे लगता है कि मुझे नहीं मानना तो मुझे नहीं मानना चाहिए। ये भारत का संविधान भी कहता है, ये दुनिया का तहजीब भी कहती है। और इसी तहजीब के माध्यम से, इसी सेकुलर आइडेंटिटी के माध्यम से मैं अपना लेक्चर दे रहा था। लेक्चर के दौरान मैंने ये बात बताई थी जो आपने कहा है। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि हमारे बच्चों को रैशनैलिटी होना चाहिए, उनके साइंटिफिक सोच डेवलप होना चाहिए। इसी सोच के डेवलप के लिए ये घटना मैंने बताई जो आपने कहा। इस घटना का जो ओरिजिन है वो पश्चिम बंगाल के दौरान है। और सर, दलित समाज में जन्म लेने के कारण मैं काफ़ी बार हमें कास्ट का दंश झेलना पड़ता है।
यहाँ तक कि प्रोफेसर होने के बाद भी ये दर्द झेलना पड़ा। तो बचपन से कई घटनाएं घटी, जैसे कि मेरे हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे, चमार करके गाली देते थे, तमाम इस तरह बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। तो मैं बंगाल के दौरान जब मैं किताब पढ़ रहा था तो वहाँ पे राजा राम मोहन राय का जिक्र आया, और राजा राम मोहन राय चूँकि देवी देवताओं को नहीं मानते थे, उनका मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, मैं उनका सपोर्टर हो गया। और सपोर्टर इन सेंस चूँकि उनको तो मैं देखा नहीं था, लेकिन उनकी बातों को मैं मानने लगा। इसी मानने के दौरान मैंने पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा का भी विरोध किया कि मैं भाई चूँकि मूर्ति पूजा में मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं सरस्वती पूजा का चंदा नहीं दूँ, जो एक नियम था। इसी दौरान कुछ बच्चों ने मुझसे ये कहा कि यदि आप सरस्वती पूजा नहीं मानते हैं या आप भगवान नहीं मानते तो क्या आप मूर्ति विसर्जित करके दिखाएंगे। मैं ये साबित करने के लिए कि मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, ये साबित करने के लिए क्लास 7-8 की घटना है, मैं गया और इस प्रकरण को मैंने अंजाम दिया। लेकिन इसके पीछे ये कोई मंशा नहीं था कि मैं किसी देवी देवताओं का अपमान करने की बात थी। मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि मुझे किसी देवी देवता से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि अंधविश्वास को खारिज करने की मेरी मकसद है और रीजनिंग को बढ़ावा देने की मकसद है। और ये आस्था का सवाल जो है वो कई बार अंधविश्वास को पैदा करता है या कई बार आस्था है, उस पर मैं चोट नहीं पहुँचाना चाहता। बस सब लोगों से कहता हूँ, पूरे भारत या पूरे वर्ल्ड के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो मार्टिन लूथर किंग ने किया, जो थॉमस पेन ने किया, जो मॉन्टेस्क्यू ने किया, जो दिदरो ने किया, जो बाबा साहब ने किया, जो राम मनोहर लोहिया ने किया, जो भगत सिंह ने किया, उनके राह पे चले ताकि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के आधार पे आप एक नए भारत का निर्माण कर सकें। हम सब जितने भी समाज के नागरिक हैं वो देश को बनाना चाहते हैं। मैं प्रोफेसर होने के नाते अपनी यूनिवर्सिटी को बनाना चाहता हूँ, भारत का नागरिक होने के नाते मैं देश को बनाना चाहता हूँ, और वर्ल्ड के नागरिक होने के नाते मैं पूरी दुनिया को बनाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, सामान्य तो ऐसा देखा जाता है कि हिंदू प्रतीकों पर, जो हिंदू देवी देवता हैं, उन पर एक वैचारिकी के लोग, खास तौर पर जो वामपंथ विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वह हिंदू देवी देवताओं के प्रति कई बार अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कई बार ऐसे व्याख्यान में हिस्सा लेते, ऐसा व्याख्यान देते हैं, बच्चों को ऐसा सिखाते हैं कि लगता है कि वह जानबूझकर हिंदू प्रतीकों पर हमला कर रहे हैं। इसी किस्म का एक दूसरा जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला धर्म है, मुस्लिम धर्म है, उस पर, उसके प्रतीकों पर वामपंथ के से जुड़े लोग या जो हिंदू प्रतीकों पर हमला करने वाले लोग हैं, जो उस विचारधारा से जुड़े लोग हैं, क्यों नहीं वहाँ भी तमाम बुराइयां हैं, क्यों नहीं उन प्रतीकों पर हमला करते? क्या फिर दोनों में भेद क्यों कहते हैं कि मैं भेद नहीं करता, लेकिन जब ये मामला आता है तो वहाँ भेद सामने दिखने लगता है। ये क्या मामला है? सर, ये एक अच्छा सवाल है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो समाज के वामपंथी विचारधारा की बात करते हैं, भारत में सब छद्म विचारधारा है और बहुत से वामपंथ छद्म में जीना चाहते हैं। लेकिन अगर रियली या कहें कि जो ऑर्गेनिक बात है वामपंथी का, अगर वो बात माने तो उनको केवल हिंदू धर्म नहीं बल्कि सारे धर्मों के अंदर जो अंधविश्वास है या सारे धर्म न मानने की बात है, वो सारे धर्मों को खारिज करना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ लोग खारिज करते हैं। रही बात सर मेरी अपनी, तो मैं सारे धर्मों को खारिज करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि हिंदू धर्म का मैं केवल विरोध करता हूँ, मैं इस्लाम का भी विरोध करता हूँ। इस्लाम के अंतर्गत भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि रीजनिंग के आधार पर फिट नहीं होती हैं। जैसे मसलन एग्जाम्पल, मैं ये नहीं मानता कि कुरान आकाशीय ग्रंथ है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इस्लाम, मैं ये नहीं मानता कि जो इस्लाम धर्म में ये कहा जाता है कि कुरान जो आकाश से आया है, ये मेरा मानना है कि ये गलत है, ये गलत सिखाया जाता है। या इस्लाम के अंतर्गत जो सूफीवाद है, सूफीवाद के अंतर्गत कई बार मिडल हिस्ट्री में बताया जाता है कन्वर्जन के मामले में कि कोई सूफी ऐसे आपको टच कर देता है तो आपका दुख दर्द खत्म हो जाता है, और वो झाड़ फूक की जो कंसेप्ट है ये भी गलत है। मैं मानता हूँ कि इस्लाम के अंदर बहुत बड़ी बुराई है और इसको इस्लाम के लोगों को सोचना चाहिए। तीसरी बात, मैं ये मानता हूँ कि इस्लाम के अंदर रीजनिंग की बहुत बड़ी कमी है, और बहुत से इस्लाम के जो सोसाइटी है उसके अंदर भी खान, पठान, सैयद, तमाम डिवीज़न है। इस डिवीज़न को लेकर के इस्लाम के जो मानने वाले हैं बहुत ज़्यादा प्रखर नहीं है।
अभी पसमानदा मुसलमान को लेकर के इम्तियाज़ अहमद लोग हैं, ऐसे प्रोफेसर बहुत बात करने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस्लाम के जो मुख्य नियम है उसको एस्टैब्लिश करते हैं। मैं एक जिक्र करना चाहूँगा राजेंद्र यादव जी का। राजेंद्र यादव ने ये कह रहे हैं कि ऐसे तो हर धर्म ये कहता है कि मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, दलितों का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन वास्तव में कोई धर्म इनका सम्मान नहीं करता। ऐसा ही मेरा भी मानना है कि पूरे धर्म जो है, धर्म है ही बेसिकली आदमी को गुलाम बनाने के लिए, चाहे वो इस्लाम हो चाहे बुद्धिज़्म हो। यहाँ तक कि वे बुद्धिस्ट सोसाइटी के अंतर्गत भी बड़ी समस्याएं हैं। गौतम बुद्ध को भगवान बनाकर रख दिया गया, जो कि गौतम बुद्ध शायद खुद भी नहीं चाहते होंगे कि भगवान बने, लेकिन दलितों ने भगवान बना दिया। मैं इसका पूरी जोर निंदा करता हूँ। भगवान सबसे मैं कहता हूँ कि ये होना ही नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध के बारे में तमाम तरह की जैसे जातक कथाएं, प्रेरणा देने के लिए जातक कथाओं में तमाम चमत्कार की बात की गई, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रति मुखर होकर लोग बोलते हैं, जो वामपंथी धारा से जुड़े हुए लोग हैं, आपने जैसा कहा कि इस्लाम में भी तमाम बुराइयां हैं और हम उस बात को उठाते हैं अपने विभिन्न मंचों पर। लेकिन हमने जितना देखा, जब भी कभी इस्लाम धर्म के अंदर जो वो समाज है उसमें तमाम जो बुराइयां हैं, उनके अंदर कभी किसी वामपंथी विचारक को किसी मंच पर खड़े होकर बोलते सुना नहीं। तो ऐसा क्या है कि जब कभी समाज में जिस तरह से मंच पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ लोग आवाज़ उठाते हैं और उनके खिलाफ बोलते हैं, तो उसी तरह से जो इस्लाम में बुराइयां हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ भी बोलते, जिससे उन बुराइयों को भी दूर किया जा सके और जिनकी वजह से उस समाज में तमाम भ्रांतियां फैली हैं उनको हटाया जा सके। सर, एक शब्द होता है राजनीति। ये सर यहाँ पे एक राजनीति का मसला है। मोस्टली क्या होता है कि जो कि हिंदू एक डोमिनेंट सोसाइटी है, बहुल इलाका है, तो लोग ये मान लेते हैं कि चूंकि उनकी लड़ाई सीधे सीधे, वो सोचते हैं कि हमारी लड़ाई सीधे सीधे हिंदू धर्म से है, इस्लाम से नहीं है, तो कई बार ये मुद्दा उठाते नहीं हैं। मैंने भी ये देखा है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि छद्म राजनीति से बचना है। मैंने अभी जस्ट आपको कहा कि इस जो रियली वामपंथ हैं, जो रियली मार्क्सवादी हैं, वो इस मुद्दे को उठाएंगे। अगर वो नहीं उठा रहे हैं तो रियली मार्क्सवादी नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो धर्म को लेकर के कोई वामपंथी की बात नहीं है। वोल्टेयर, रूसो, दिदरो कोई वामपंथी नहीं थे, लेकिन उन्होंने फ्रांस की क्रांति के दौरान इन सारे मुद्दों को उठाया। मॉन्टेस्क्यू को ये नहीं थे, खासकर वोल्टेयर नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुद्दा उठाया। तो जो भी जेन्युइन पर्सन होगा, चाहे वो किसी धड़ा का, चाहे वो आरएसएस का ही क्यों ना हो, इस भारत के एक धड़ा है जो रिलीजियस धड़ा, वो भी हिंदू धर्म के उस कट्टरपंथ को विरोध करता है, चाहे किसी का भी देख लीजिए। तो मैं ये मानता हूँ कि जो भी जेन्युइन पर्सन है, जिसके अंदर थोड़ा रीजन डेवलप हो गया, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल्स की बात आ गई, जिसको बुद्धिमत्ता कहते हैं, अगर उसके अंदर साइंटिफिक आइडिया डेवलप हो गया, तो वो चाहे कहीं भी रहेगा, वो इन सभी चीजों का विरोध करेगा। क्या कट्टरता केवल हिंदुत्व में है? नहीं, इस्लाम में नहीं है। बिल्कुल कट्टरता इस्लाम में भी है। मैं तो कई बार आपको बता रहा हूँ बार बार कि क्यों नहीं उस पक्ष को लोग उठाते। अब ये तो सर उनसे पूछे, लेकिन मैं तो उठाता हूँ। मैं अब जो नहीं उठा पा रहे हैं, मैंने अब क्या बताया कि राजनीति है सर। उस राजनीति शब्द में समझने की कोशिश करनी चाहिए कि चूंकि उनको लगता है कि ये इनका मसला है। वो एक बात ये हो सकती है, ये भी सोचते हो कि मैं हिंदू हूँ तो हिंदू के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ तो मुसलमान के बारे में क्यों बोलूँ। लेकिन मेरा मानना है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, जो कुछ भी हो, एक नागरिक होने के नाते या एक क्या कहते हैं प्रबोधन होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप सारी समस्याओं को उठाइए, और इस्लाम के अंदर अगर एक समस्या है तो उसको भी उठाइए। मतलब आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वामपंथी विचारक हिंदू धर्म की बुराइयों को मंचों पर उठाते हैं और इस्लाम के अंदर की बुराइयों को मंचों पर नहीं उठाते, तो उसमें वो राजनीति खेलते हैं?
अब सर इस बात को मैं कैसे कहूँ, राजनीति मैंने आपको क्या बताया कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ इसलिए हिंदू धर्म की बुराई उठा सकता हूँ, और वो कहते हैं कि ये समस्या मुसलमानों की है तो मुसलमान इंटेलेक्चुअल को उठाना चाहिए, ऐसा कई बार कहा जाता है। मैं लेकिन फिर दूसरी बात कह रहा हूँ कि अगर आप एक सीनियर एक सिटीजन हैं, आपको लगता है कि देश हमारा है या दुनिया हमारी है, तो आप हर तरह की समस्या को उठाएंगे, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे बुद्धिज़्म में हो, चाहे सिखिज़्म में हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस्लाम ही नहीं, सिखिज़्म में भी मेरी समस्या ये कि मैं बार बार कई जगहों पे ये बात कहा हूँ कि सिखिज़्म में 10 गुरु हुए, एक भी गुरु दलित समाज से नहीं है, एक भी गुरु रामदासिया नहीं है, मजहबी सिख नहीं है। क्यों नहीं है? ये एक सवाल अपने आप में उठता है। इस सवाल पे आप पूछिए तो बताएंगे कि दिक्कत है। आप अपने बच्चों को, चाहे हिंदू धर्म के हों वो भी बच्चों को हिंदू की ट्रेनिंग देते हैं, चाहे इस्लाम के बच्चे हों तो बचपन से कहते हैं कुरान पढ़िए, वो भी इस्लाम की ट्रेनिंग देते हैं। सिखिज़्म में हो तो वो कहते हैं कि आप गुरुबाणी पढ़िए, वो भी ट्रेनिंग देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको पढ़ कर के क्या भारत या विश्व आगे बढ़ सकता है? इस पर को पढ़ करके भारत विश्व आगे नहीं बढ़ सकता। उसके लिए मात्र और मात्र जो एकेडमिक पढ़ाई होती है, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स बनते हैं, या इस तरह की जो पढ़ाई जिसकी मैं बात, उस तरह की पढ़ाई, रिलीजियस पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है भारत में। आप 600 क्षत्रिय नहीं चाहिए हमें, या हमें नहीं चाहिए कि हम आराध्य देव की पूजा करें। हम मंदिर में जाकर के आगे नहीं बढ़ सकते, हम विद्यालय में जाके आगे बढ़ सकते हैं। मदरसा में जाकर के हम सर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम विद्यालय में जाकर आगे बढ़ सकते हैं। गुरुद्वारा में जाकर के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम विद्यालय में आगे जाके बढ़ सकते हैं। पूजा पाठ करने से हमको एकेडमिक करियर में चाहे इंटेलेक्चुअल में भी आगे नहीं बढ़ सकते। केवल और केवल जो एकेडमिक एरिया है, जो अच्छी किताबें हैं उनको पढ़ना चाहिए। ये आपका ज्योतिबा फुले सर, ज्योतिबा फुले जी ने थॉमस पेन की किताब पढ़ी, राइट्स ऑफ मैन। उसके पढ़ने के बाद उनका दिमाग में जो बातें आई, तब गुलामगिरी आई। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़े, दुनिया पढ़े, तब ये संविधान आया। कार्ल मार्क्स ने तमाम चीज़ों को देख करके देखा, तब जाके वो बात बनी। इसी तरह से कांसीराम साहब ने एनिलिएशन ऑफ कास्ट पढ़ी, तब बहुजन समाज पार्टी बनी। इसका मतलब ये है कि आप इन तरह की बातों को पढ़ेंगे तभी समाज अच्छा बनेगा। रिलीजियस ग्रंथों को पढ़ने से आप समाज को आगे नहीं ले जा सकते, और नहीं तो आप एक रिजिडिटी पैदा करेंगे जो भेदभाव करता है। डॉक्टर साहब, आपने कई अच्छे मुद्दों को उठाया जिसमें भेदभाव भी एक महत्वपूर्ण है, और कई ऐसी समस्याएं हैं जिसमें वैचारिक लोग राजनीति करते हैं, ये आपने कहा। पिछले कुछ दिनों से भारत में ये देखा जा रहा है कि जो हिंदू समाज का अति पिछड़ा समूह है, जिसको दलित कहते हैं जी, उनको हिंदू समाज से काटने और इस्लाम के करीब बताने की एक विचारधारा में होड़ लगी हुई है जी। आप क्योंकि एक उस कम्युनिटी से आते हैं, शिक्षित हैं, विश्वविद्यालय में नौकरी करते हैं, और JNU से आप निकले हुए हैं पढ़कर, तो आपको क्या लगता है कि क्या दलित इस्लाम के करीब है, या इसमें भी किसी किस्म की कोई राजनीति गठित की जा रही है कि उनको हिंदू समाज से तोड़कर अलग कर दिया जाए? सर ऐसा है कि मैंने आपको पहले बताया कि जो एक धर्म की राजनीति है, वो चाहे इस्लाम में हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे सिखिज्म में, एक ऐसा गुट है, एक नहीं, ऐसा। मैंने धर्म की राजनीति की नहीं कही। हाँ, मैंने कहा एक वैचारिकी के लोग जी, इस बात को प्रोपोगंडा के तौर पर बना रहे हैं कि दलित इस्लाम के करीब हैं, और इस्लाम जो है वो दलितों का बहुत हिमायती है, उनकी बहुत मददगार के तौर पर उसको प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो इस्लाम में कुछ घटनाएं हैं, जैसे डॉक्टर B क्यों दलित मुसलमान के करीब है, जो इंटेलेक्चुअल जो मैं समझ पा रहा हूँ, उसके पीछे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की राजनीति है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब भारत में हार गए थे चुनाव महाराष्ट्र से, तो कलकत्ता से मुसलमानों ने ही उनको जिता कर भेजा था। एक तो ये रीजन है कि बहुत से दलित इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि इस्लाम के नज़दीक है। दूसरा, ज्योतिराव फुले के साथ जब अटैक होता है पूना में, तब भी वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग साथ देते हैं,
और ख़ासकर फातिमा शेख नामक जो महिला हैं, वो जो सावित्रीबाई फुले को साथ देती हैं, वो वही अपने घर में लाती हैं। जब इनको निकाल दिया जाता है तो उनके पिताजी जब ज्योतिराव फुले को निकाल देते हैं तो मुस्लिम समाज के लोगों ने साथ दिया। ये 2-3 ऐसी बड़ी घटनाएं हैं। और एक चीज़ और, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गांधी से विवाद करते हैं तो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने साथ दिया था। तो ये 2-4 बड़ी घटनाएं हैं जिसको लेकर के दलित समाज ये कहता है कि वो इस्लाम के नज़दीक इस्लाम का साथ देता है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो शायद इस्लाम में लोग विरोध करते हैं, मैं पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। खुद इस्लाम के अंदर जो घटनाएं घटी हैं इसलिए तो सर दलित समाज के लोग तो इस तरह से सोचते हैं, वामपंथी भी समाज दलित समाज के लोग सोचते हैं या जो दलित समाज को एक धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं? जाहिर है कि तो दलित समाज ऐसे अपने परसेप्शन, ये आपका एक प्रोफेसर हैं क्या कहते हैं अमेरिका में, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। तो जो लीडर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के माध्यम से आपको इकट्ठा करता है। जाहिर है कि दलित समाज के जो अगुआ हैं या पिछड़े समाज के अगुआ हैं वो ये चाहते हैं या ऐसा है भी कि वो इस मैटर के आधार पे दलित समाज और मुस्लिम समाज को जोड़ने की कोशिश। ऐसा नहीं लगता कि दलित समाज को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है इस परसेप्शन के साथ जो आपने कुछ तथ्य दिए, उन परसेप्शन के साथ दलित समाज को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि जो जिस धर्म जिस समाज से आप जुड़े हुए हैं वो आपका साथी सहयोगी नहीं है, ये आपके साथी सहयोगी हैं क्योंकि आपके कुछ नेताओं को इनकी समाज के कुछ लोगों ने किन्हीं कालखंडों में विशेष परिस्थितियों में ये योगदान ये प्रश्रय दिया। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इससे एक शब्द होता है राजनीति, ये सब राजनीति का हिस्सा है। और दूसरी बात मैं तो यही कह रहा हूँ कि धर्म ही ठीक नहीं है, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिज्म हो, धर्म नाम से ठीक नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं सर वो भी एक राजनीति है। मैंने ये बताया कि खान, पठान, सैयद जैसे बड़े तबके के लोग भी कई बार जातिगत आधार पर भेदभाव करते हैं, यह बात वो जानते हैं, लेकिन चूंकि उनको समर्थन लेना होता है तो इसलिए उनको हम करीब लाते हैं। एक जिक्र करना चाहूँगा, फूलन देवी को भी सपोर्ट मुसलमानों ने किया था। अगर आप वो उनकी जीवनी देखें तो कई अवसरों पे चूंकि उनको देखिए अगर कहीं पे जहाँ पे थोड़ा सा प्यार मिलेगा आदमी भाग जाता है, और आम जनता को आदमी को प्यार और सम्मान और डिग्निटी की लड़ाई है, ये पूरी लड़ाई डिग्निटी की है। तो जहाँ डिग्निटी मिलता है आदमी भागने का प्रयास करता है। इस्लाम अपने उस रूप में कितनी मदद करता है वो तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने आपको घटनाएं बताई उस घटना के आधार पर ऐसा लगता है कि इस्लाम में कुछ लोग आपको शेल्टर देने के प्रयास करते हैं। अतः उनको लगता है कि इस्लाम हम अपना करके या इस्लाम के लोग साथ ला करके हम एक जो बड़ी लड़ाई है, डॉक्टर जैसे कांसीराम साहब ने भी बामसेफ की स्थापना किया। बामसेफ में एक शब्द है माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी को भी उन्होंने 85% के अंतर्गत माना है। और इस वजह से उन्होंने तो ये जो साहब कांसीराम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसके लेकर और वामपंथ का भी मानना है कि उन्होंने भी इस्लाम को लेकर थोड़ा तल्ख नजरिया नहीं रखा है। वो इनकी गलती है, मैं मानता हूँ कि उनकी गलती है। हमें धर्म के खिलाफ ही रहना चाहिए चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन अब अफसोस है कि इसीलिए मैं कहा कि छद्म राजनीति से हमें बचना चाहिए। और दिल की राजनीति, दिल की मतलब इन सेंस कि सही मायने में देश दुनिया बनाने की राजनीति वो है जहाँ पे रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है, बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं। लिबरेशन की बात करनी चाहिए। दलित एक युवा दलित विचारक के तौर पर भी समाज में स्थापित हो रहे हैं, क्या आप समाज को यह बताने की कोशिश नहीं करते कि बाबा साहेब का मुस्लिमों को लेकर क्या ख्याल था? जब भारत बंटवारा हुआ उसमें मुस्लिमों को, इस्लाम को लेकर बाबा साहब ने क्या कहा था, उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है, क्या आप उसको बताने की कोशिश नहीं करते? बिल्कुल कोशिश करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लिंग्विस्टिक और पाकिस्तान पे जो किताब है वो साफ साफ ये कहती है कि धर्म के नाम पे देश का बंटवारा गलत है। और बाबा साहब कई जगहों पे बहुत टिप्पणी करते हैं। जिन्ना जी का झुकाव बाबा साहब के होने के बावजूद भी बाबा साहब जिन्ना के इस थ्योरी का विरोध करते हैं। यह बात मैं तो कम से कम कहता हूँ। और हमारे एक दोस्त थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बेसिकली एक्टिविस्ट है। वो अभी एक घटना है,
मैं इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट दिल्ली में लेक्चर देने गया था, उस लेक्चर में वो भी थे, मैं उनका संचालन कर रहा था। और उस व्यक्ति ने, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति ने भी ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जिन्ना के बारे में या जो मुसलमानों के बारे में कहा वो सत्य कहा था, और आज अगर मुसलमान जाने तो विरोध करेंगे। हम भी इस बात के लिए राजी हैं कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था, और खासकर धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम अली जिन्ना ने, देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने एक सिद्धांत है डायरेक्ट एक्शन अपना करके जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया। इसके खिलाफ बाबा साहब खड़े हैं और हमेशा खड़े रहे। बाबा साहब बार बार इसका विरोध करते हैं कि कट्टरता की जगह नहीं है, ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन अब मैं कहा कि बाबा साहब के साथ बहुत से पक्ष हैं। एक पक्ष ये भी है कि देखिए आज बाबा साहब को बीजेपी भी अपना रही है, आरएसएस भी अपना रही है, कांग्रेस भी अपना रही है, समाजवादी पार्टी भी अपना रही है। लेकिन बाबा साहब ने ये बात कही थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात की, समाप्ति की बात, इस बात को लेकर किसी ने नहीं कहा। सब लोग रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं कि एक रिफॉर्मेशन होना चाहिए हिंदू धर्म के अंदर, कि भाई हमको जो दलित जातियां हैं उनको लेकर के एक लिबरल व्यू रखने की बात करते हैं। यहाँ लिबरल व्यू की बात ही नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ पे कहते हैं कि हिंदू धर्म की समाप्ति होनी चाहिए, या जो उनको वेद पुराण रामायण उसकी समाप्ति होनी चाहिए। यह बात बताइए कौन कह रहा है? बीएसपी भी नहीं कहती है, बीएसपी भी ये बात नहीं थी, उनके एजेंडा में ये बात है ही नहीं कि जाति समाप्ति की बात हो। ये एजेंडा में चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वामपंथ हो, चाहे कोई हो, अगर ऐसा होता तो सर अपनी जात लगा कर हम नहीं चलते। हम सब लोग अपनी जात लगा कर चलते हैं। मैं अपनी जात, आप अपनी जात, आप अपनी जात। तो ये जो जाति बनाए रखने का खेला है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के व्यू से बिल्कुल अलग है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो किताब रिडल्स ऑफ रामा और कृष्णा, इसको महाराष्ट्र की सरकार तत्कालीन शिवसेना ने बैन करवा दिया था सर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उस व्यू को तो लोग रखते ही नहीं है। उसी तरह से मुसलमानों के जो बात बाबा साहब ने रखा था उसको लोग नहीं रखते। उनको लगता है कि बीच का रास्ता लेकर हम चलें। बाबा साहब को बाईपास करा देना चाहते हैं और मूर्ति बना करके, चाहे आप केजरीवाल सर का एग्जाम्पल लीजिए, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और भगत सिंह को रख रहे हैं। दोनों अलग हैं एकदम, दोनों अपने थॉट में बहुत लिबरली, मैंने नॉट लिबरली, लिबरेशन के मामले में अलग हैं। अब ये दोनों के, अब खुद केजरीवाल जी के भी अलग है। अब आज बीजेपी की सरकार करे कि सारी जगहों पे हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का फोटो लगाएं। फोटो लगाने से जात थोड़ी जा रही है। जात की समाप्ति के लिए आपको सर एक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मंत्रालय बनाना चाहिए, एक ऐसी मंत्रालय बननी चाहिए। देखा जाए हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेंसिटिव लोगों को रखना चाहिए, वो बताएं क्योंकि आरक्षण से या किसी चीज़ से वो ऑफेंडेड ना हो। आज आरक्षण का मुद्दा इतना गंभीर है कि हम तो डिवाइडेड हो जाते हैं। आप बताइए ना कि दलितों का आरक्षण क्यों जरूरत है। आपको नाराज नहीं होना, आपको लिबरल बात से रखना है। आप सवर्ण के बच्चों को बताइए तो सही। ये इसका कोई मैकेनिज्म भारत के पास नहीं है। ये सब मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। आपने हर नाम के साथ जाति का टाइटल लगाने का जिक्र किया। हम बाबा साहब का जिक्र बीच में इसलिए ले आए थे कि आज बाबा साहब को पूरे देश के लोग याद कर रहे हैं, तो इसलिए बीच में बाबा साहब का जिक्र ले आए थे। हम फिर लौट रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर, जहाँ से विवाद की शुरुआत हुई थी। आप ने तमाम पुस्तकें लिखी हैं। जी सर। पुस्तकों में भी और आपका जो एकेडमिक कैरियर है उसमें आप डॉक्टर विक्रम हरिजन लिखते हैं। जी सर। लेकिन जाने पहचाने डॉक्टर विक्रम के रूप में जाने जाते हैं। जी। ये दोनों का क्या मसला है, जरा थोड़ा सा साफ करिएगा। ये सर सवाल जब मैं कहीं जाता हूँ उसका एक अच्छा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मैं साउथ इंडिया तेलंगाना में गया था, तेलंगाना, और वहाँ पे काकटिया यूनिवर्सिटी से मैं अपना पेपर प्रेजेंट करता। इससे पहले की जो संचालन थे उन्होंने मेरा पेपर जाने बगैर, मतलब पेपर की बात हुई नहीं, रिसर्च पेपर, उन्होंने कहा कि वाई हैव यू यूजिंग द हरिजन वर्ड, टेल मी, इट्स अ वेरी डेरिवेटरी, है ना। तो मैंने उनके बड़े हम्बल तरीके से ये कहा कि येस इट इज़ डेरिवेटरी, हाँ ये गलत है, और ये जो बेचारिकी जो चल रही है उसके खिलाफ है, खासकर दलित समाज के खिलाफ। लेकिन मैंने सर उस मंच पे यह भी कहा
कि मैं उन दलित समाज के लोगों से अच्छा हूँ जो सिंह लगा के चलते हैं, जो अनिरुद्ध सिंह लगाते हैं, जो नेत्रपाल सिंह लगाते हैं, जो अपनी जाति छुपाते हैं। कम से कम मैं छुपाया तो नहीं हूँ। इसके पीछे ये बात नहीं थी, ये तो बात की डेवलप थी। शुरुआती क्यों मैंने हरिजन शब्द लगाया, मेरे पिताजी पश्चिम बंगाल में जॉब करते थे, वो एक बंधुआ मजदूर थे सर। और आप ये कल्पना कर सकते हैं कि एक बंधुआ मजदूर को कितनी बेचार की आती हो। ठीक है। बंगाल में वो गए तो वहाँ की सरकार ने उनसे नाम पूछा, उन्होंने बताया मैं चमार हूँ। तो उन्होंने कहा चमार क्या होता है, तो शायद उनको पता नहीं था या जानना नहीं चाहते, या महात्मा गांधी का प्रभाव था, या एक विचारधारा है कि ये लोग हरिजन हैं। तो उन्होंने मेरे पिताजी का नाम रघुनाथ हरिजन लिख दिया। और चूंकि हरिजन लिख दिया, अब मैं छोटा था तो जब मैं स्कूल में गया तो मेरे पिताजी का नाम रघुनाथ हरिजन था। तो जो मैडम थी हमारी, बिमला सिंह मैडम थी, मैडम ने फिर वही नाम विक्रम हरिजन लिख दिया। तो ये चलने लगा। अब शुरू में लोग मजाक करते थे, तब तो हमको नहीं पता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आया या इंटर कॉलेज, जुबली इंटर कॉलेज में आया, तो जब लोग ये कहते थे कि नाम लेते थे विक्रम हरिजन, तो लोग हंसते थे। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि गोरखपुर में जब रिजल्ट मिलता था तो काउंटर से, छोटे छोटे खिड़कियों से मिलता था। तो वहाँ मैंने पहली बार ठीक ढंग से रियलाइज किया जब उन्होंने कहा कि विक्रम हरिजन। तो मैंने ये पाया कि जो दलित साथी थे वो भी अलग हो गए और जो अपर कास्ट के बच्चे थे वो भी अलग हो गए। इन दोनों ने हमको इस नाम से टॉर्चर करने का शुरू किया। मैंने कहा ठीक है, अगर इस हरिजन शब्द में इतनी बुराई है तो मैं हरिजन लग कर दिखाऊंगा, जिसको जो करना वो मुझे कर ले। हरिजन जो जाति के, हाँ, मतलब हरिजन कोई जाति नहीं है, गांधी जी की दी गई एक टाइटल है। तो क्या जो उस समूह में लोग आते हैं उन लोगों ने भी इससे कुछ चिढ़ने की कोशिश या दूर हटने की कोशिश की? हाँ, हरिजन सबसे बहुत मैंने ये देखिए सर, वास्तव में तो डेरिवेटरी है ही है। और हरिजन शब्द की जो उत्पत्ति है वो देवदासी से उत्पत्ति है। तो इसलिए हरिजन जो दलित समाज है उसको लगाना पसंद नहीं करता। मैंने ये सोच कर नहीं लगाया, मैंने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया है कि यदि ये जो सोसाइटी के लोग जो छुपाते हैं जाति और जो हमारे नाम से भाग जाते हैं, मैं उनको दिखाने के लिए लगाया कि देखो मैं लगा के चल रहा हूँ, जिसको तुमको अलग होना तुम अलग हो जाओ। तो ये बात थी। हालांकि ये देखिए जो 2-3 मैंने इंटरव्यू दिए थे वो उसमें मेरे विचार पर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन मेरे हरिजन सब पे बहुत ज़्यादा कमेंट है। तो मैं लार्जर ये इंटरेस्ट को देखते हुए मैं भी इसको हटाने को सोच रहा हूँ। लेकिन मैं अब चूंकि इस नाम से पॉपुलर हो गया हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कहानी है। मैं किसी महात्मा गांधी से बिल्कुल नहीं प्रभावित हूँ। मैं कोई देवदासी का बेटा नहीं हूँ। मेरी माँ है, एक लेजिटिमेसी है मेरे पास, इसलिए। लेकिन मैं इस हरिजन सबको चैलेंज के रूप में लिया है और ये बताने के लिए कि मैं तुमसे अच्छा हूँ जो जाति छुपा के चलते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डॉक्टर विक्रम और डॉक्टर विक्रम हरिजन जी के साथ क्या हुआ था? और सर इस पे एक कविता मैंने लिखी है और मैं कभी कभी कविता भी लिखता हूँ। और जो समस्या सब जगह पे होती है वो समस्या यहाँ भी आती हैं। तो एक कविता है कि चैम्बर में लगी है मेरे नाम की तख्ती, चैम्बर में लगी है मेरे नाम की तख्ती, लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन, लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन। अब साथियों कुछ लोगों को नींद नहीं आती, तो ये जो नींद आने की बात है उसके ऊपर लिखा है मैंने, ये बात है। और यहाँ पे भी सर कई बार इस तरह के कमेंट आते हैं, यानी लोग चिढ़ते हैं ऑफकोर्स चिढ़ते हैं। मेरे नाम में कुछ नहीं रखा लेकिन नाम से चिढ़ते हैं, मेरे चेहरे में कुछ नहीं लेकिन चेहरे से चिढ़ते हैं। और चिढ़ने के पीछे ये है कि मैं इस तरह के मुद्दे को, मैंने बताया ना, कई सर मुद्दे को मैंने उठाया जो नेशनल इंटरेस्ट में, अगर भारत सरकार मेरे इस मुद्दे को ध्यान देगी तो मैं स्वर्ग की कल्पना तो नहीं कर सकता, लेकिन एकेडमिकली यूनिवर्सिटीज़ बहुत आगे जाएगी सर। नहीं, आपने कई मुद्दों को उठाया। कई संगठन ऐसे भी थे जो विवाद के दौरान आपके साथ खड़े हुए, और आपने भी कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया जिनमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते भूतकाल में रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र, तो कुछ समस्याओं से तो मैं भी रूबरू हुआ था कि ऐसा होता है, लेकिन किसी ने इस रूप में इसको उठाया नहीं था जिस रूप में आपने उठाया। और इसका जो असर हुआ, जिस रूप में चर्चा हुई, वो भी पहली बार आया। आपके साथ एक विवाद और
आया प्रोफेसर था। मुझे हीरो कुछ- कहिए ना। हाँ, मैं मुझे कहने में कह कोई दीजिए कि मैं हीरो हूँ अपने समाज मुझे का। कोई कहने में कोई वो नहीं है। एक लोग तो खलनायक को हाँ रिप्रेजेंट हाँ करता है, आप हीरो कह दीजिए एक बार। अब बताइए, जो मैंने मुद्दा उठाया कि जाति के आधार पे जो दुकानों के नाम है वो हटा दिए जाएं, उसमें क्या कौन सी गलत बात कर दी, उस पर भी हाँ, प्रॉब्लम। ये भी एक आपने आपके साथ एक विवाद जुड़ा है। आपने उठाया कि दुकान के सामने जो बोर्ड लगा है उसमें कुछ जाति सूचक संबोधन है, उसको हटा दिया जाए। क्या जी मामला है? ये अंतिम सवाल है, क्या मामला जरा सर, बताइए। मैं कहा कि दलित समाज हो या ओबीसी समाज हो या पूरा दुनिया, ये मान लेते हैं कि भगत सिंह का जो काम था उन्होंने किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, ये नागरिक उनकी बात करती है, लेकिन एज ए नागरिक होने के नाते, एज ए एक्टिविस्ट होने के नाते आपके क्या कर्तव्य हैं? सारा जिम्मेदारी हम सब पे तो नहीं छोड़ सकते। एक प्रोफेसर होने के नाते मुझे ये लगता है कि जो जातिगत सवाल हर स्तर पे उसको समाप्त हो जाना चाहिए। दो सवाल मैंने बड़े स्तर पे उठाए इसके अतिरिक्त, ये कि जाति के आधार पर जो दुकानों के नाम है वो समाप्त कर दीजिए। आप देखिए, पंडित कचौड़ी लिखा जाता है, जायसवाल वस्त्रालय लिखा जाता है, अग्रवाल स्वीट्स लिखा जाता है, होंडा लिखा जाता है। ये सारे जातिगत नाम हैं जो बच्चों के दिमाग में इनडायरेक्टली डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है। मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया, लेटर भेजा, पीएमओ में भेजा, जहाँ जहाँ पे कंज्यूमर अफेयर्स को भेजा कि जाति समाप्त हो जाए। मैं दूसरा मांग किया हूँ कि जो जातिगत के जो शहरों के नाम है, गांव के नाम है, वो भी समाप्त हो जाएं। जैसे कि चमरौटी है, बभनौटी है, या खान मार्केट है, या गांव में यादव टोला है, तुर्कमानी है। माने आप एक कम्युनिटी के आधार पे शहरों के नाम रखें। अगर ये बात मैं उठा रहा हूँ, भारत सरकार से कह रहा हूँ कि शहरों के नाम भी जो जातिगत है वो समाप्त कर दिया जाए, कौन सा गलत कदम उठा रहा हूँ? लेकिन इस पे भी इनको प्रॉब्लम है कि मैं कदम गलत उठा रहा हूँ। मैं पीआईएल दाखिल करने गया तो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, मैं इस पर पीआईएल भी दाखिल करूँगा। और मैं तो सबको कहता हूँ कि हर समस्या पे सिलेबस में सब प्रॉब्लम है। मैं आपको पहले बताया कि 6 से क्षत्रिय पढ़ाते हैं, त से तलवार पढ़ाते हैं, ड से जमरू पढ़ाते हैं, ठ से ठठेरा पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्या ये जातिगत बात नहीं है? तो कुछ लोगों को इस पर पीआईएल दाखिल करनी चाहिए, कुछ लोगों को पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर पीआईएल दाखिल करनी चाहिए। हर जगह पे समस्या है सर। जेंडर को देखे तो समस्या, कम माइनॉरिटी को देखे तो समस्या, हर जगह पे समस्या है। और हर एक लड़का, हर एक व्यक्ति अगर इस तरह की समस्या आगे बढ़ उठाता तो जरा सोचिए आने वाले 50 वर्षों में क्या भारत में इस तरह की समस्या समाप्त नहीं होगा? हो जाएगा। जो आज ये कह रहे हैं ना कि रिवोल्यूशन, हम फ्रांस की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करें, अगर ये बातें हो गई जो मैं कह रहा हूँ तो सर ये सोसाइटी बदल जाएगी। मैंने ये बात कही अभी, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि त्रिमूर्ति भवन में प्राइम मिनिस्टर्स की जो मूर्तियां हैं इनकी हिस्ट्री लगाई जाए। मैंने कहा ये गलत है, आप लगाइए, आपसे विरोध नहीं है। लेकिन भारत सरकार, लेकिन भारत के इतिहासकारों पे एक आरोप लगता है, खासकर प्राचीन काल में, कि इनके पास रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास केवल ओरल हिस्ट्री है। मैंने कहा अगर नहीं है, सत्य भी है कि नहीं है, तो आप क्या डॉक्यूमेंटेशन तैयार नहीं करेंगे? मैंने ये कहा और कहूँगा कि हर एक लड़का जो पूरी भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, खासकर एमए और पीएचडी के छात्र अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें। हर बच्चा, हर चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, सबकी ज़िंदगी में समस्याएं हैं। हर व्यक्ति के पास, हर माँ बाप ने कष्ट में उसका देगा। अगर ऐसी ऑटोबायोग्राफी से लाखों में आ जाएंगी, और जैसे 20 साल में लगातार ये पॉलिसी चलने लगी। एक यूनिवर्सिटी में मान लीजिए कि आज की यूनिवर्सिटी में 20,000 या 20 लाख लड़के हैं और एमए के बच्चे 2-3 लाख हैं। 2-3 लाख बच्चे अगर एक साल में ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं सुपरवाइजर के नेतृत्व में, और वो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में जमा होता है, और ऐसे पूरे भारत में होगा, तो आने वाले 50 वर्षों में क्या हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा? कौन सा मैं नरेंद्र मोदी साहब से गलत कह रहा हूँ? कौन सा मैं वाइस चांसलर से गलत कह रहा हूँ? आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाइए। तो अगर हर प्रोफेसर से ऐसा करना शुरू कर देगा तो क्या भारत का हब नहीं बन जाएगा? हम संग्रहालय नहीं बना पाएंगे जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जी मित्रों, वीडियो थोड़ा बड़ा है और डॉक्टर विक्रम ने कई गंभीर मुद्दों को उठाया है, कई गंभीर समस्याओं को उठाया है। वो विश्वविद्यालय के स्तर पर भी हैं, देश की राजनीति में भी हैं और समाज में भी हैं, धर्म में भी हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे दूसरे
लोग भी डॉक्टर विक्रम की बातों की विवेचना कर सकें, समालोचना कर सकें, आलोचना कर सकें, पक्ष और विपक्ष भी जान सकें, महसूस कर सकें, समझ सकें कि उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।